मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। स्टाइकियोमेट्रिक दोष हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो में। स्टाइकियोमेट्रिक दोष जो होते हैं उनमें स्टाइकियोमेट्री बदलती नहीं है, जबकि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष में स्टाइकियोमेट्री जो होती है वो चेंज हो जाती है। इसका ये मतलब होता है कि किसी भी क्रिस्टल जालक में धनायनों और ऋणायनों का अनुपात जो होता है वो उसके मूलानुपाती सूत्र से भिन्नता प्रदर्शित करता है। तो इस तरह के दोष को हम क्या कहते हैं? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। ठीक है, ये दोष जो होता है ये दो तरीके से हो सकता है। एक होता है धातु आधिक्य दोष और दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष। यानी कि धातु आधिक्य का मतलब है कि क्रिस्टल ठोस में धनायनों की संख्या जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे धातु आधिक्य दोष। ये दो तरीके से हो सकता है धातु आधिक्य दोष। पहला है ऋणायन रिक्तिका के कारण, ऋणायन रिक्तिका के कारण, और दूसरा है धनायन के अंतराकाशी स्थलों में उपस्थिति के कारण। धनायन के अंतराकाशी स्थलों में उपस्थिति के कारण। देखो, अगर क्रिस्टल जालक में से ऋणायन जो है वो बाहर चला जाए अपने जालक स्थल को छोड़कर, तो ऋणायन की कमी हो जाएगी, मतलब बढ़ोतरी किसकी हो जाएगी? धनायन की। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? धातु आधिक्य दोष। और दूसरा है कि अगर सपोज क्रिस्टल जालक की जो स्पेस है खाली, जिन्हें हम अंतराकाशी स्थल कहते हैं, उसके अंदर अतिरिक्त धनायन आ जाए, ठीक है, किसी भी कारण से, तो उसे हम क्या कहें? उससे क्या होगा? धनायनों की संख्या क्रिस्टल जालक में बढ़ जाएगी और उसे हम कहेंगे धातु आधिक्य दोष। ठीक है, यहाँ पर ऋणायन रिक्तिका जो होती है वो कैसे क्रिएट होती है? देखो क्या होता है, क्रिस्टल जालक जो होता है उसमें से कुछ ऋणायन जो होते हैं वो अपने जालक स्थलों को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और उसके स्थान पर क्या आ जाता है? उस रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्रिस्टल जालक में विद्युत उदासीनता को बनाए रखते हैं, यानी कि चार्ज नहीं बदलेगा, यानी कि क्रिस्टल कैसा रहेगा? उदासीन ही रहेगा। चाहे उसमें दोष आ गया हो, लेकिन क्रिस्टल हमेशा क्या रहता है? उदासीन ही रहता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये क्रिस्टल पर पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित करते हैं और उत्तेजित हो जाते हैं, और उत्तेजित होकर जब ये वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर जो प्रकाश पड़ेगा ये उसको एब्जॉर्ब करेंगे और क्या हो जाएंगे? एक्साइटेड हो जाएंगे। एक्साइटेड होने के बाद जब ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो उस वक्त ये दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। क्या उत्सर्जित करते हैं? दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, और इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को क्या देते हैं? रंग प्रदान करते हैं, और इसीलिए उनको एफ केंद्र कहा जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो ऋणायनिक रिक्तिका के अंदर हैं उनको हम क्या कहेंगे? एफ केंद्र। और वो क्या करते हैं? क्रिस्टल को रंग प्रदान करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। NaCl का एक एग्जांपल लेंगे। अगर हम NaCl के क्रिस्टल को सोडियम की वाष्प के साथ गर्म करें, सोडियम की वाष्प के वातावरण में गर्म करें, तो ये जो सोडियम की वाष्प होती है ये NaCl के क्रिस्टल की सतह पर चिपक जाती है, और उस वजह से क्रिस्टल जालक के अंदर से क्लोराइड आयन जो है वो सतह पर विसरित हो जाते हैं और Na के साथ रिएक्ट करके NaCl देते हैं। इस प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है वो जाकर क्लोराइड का जो जालक स्थल है उसको ग्रहण कर लेता है, और उस ऋणायन रिक्तिका युक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एफ केंद्र कहते हैं। डायग्रामेटिकली इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज आपके पास NaCl का क्रिस्टल है इस तरह से, यहाँ पर क्या हो जाएगा? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहाँ हो जाएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब क्या होगा कि जैसे ही आप यहाँ पर क्रिस्टल की सतह पर सोडियम आएगा
तो यहाँ से ये सोडियम क्या करेगा, पहले सोडियम पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन में बदल जाएगा। इस सोडियम की वजह से ये जो क्लोराइड आयन है ये विसरित होकर सतह पर चला जाएगा अपनी जालक स्थल को छोड़कर, और जब ये क्लोराइड बाहर जाएगा तो यहाँ पर ये इस Na पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, NaCl। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये विसरित होकर क्या करेगा, इस क्लोराइड के जालक स्थल को ग्रहण कर लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन युक्त जो ऋणायनिक रिक्तिका है इसी को हम क्या कहते हैं, F केंद्र, जो कि क्रिस्टल को, NaCl के क्रिस्टल को पीला रंग प्रदान करता है। कैसा रंग प्रदान करता है, पीला। तो इस तरह से आप इसको डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं। ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। यहाँ पर देखो Cl बाहर चला गया तो यहाँ पर धातुओं की संख्या यानी धनायनों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, इसलिए हम इसे धातु आधिक्य दोष कहते हैं। ये दोष जो होता है जनरली क्षारकीय हैलाइड प्रदर्शित करते हैं। फर्स्ट ग्रुप के जो यौगिक होते हैं, तत्व होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार धातुएं कहते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम। तो सोडियम जो होता है NaCl में सोडियम का आधिक्य जो होता है उसको पीला रंग प्रदान करता है। अगर हम KCl की बात करें तो उसमें पोटेशियम का आधिक्य इसको बैंगनी रंग प्रदान करता है, और अगर हम LiCl की बात करें तो लिथियम का आधिक्य जो है वो इसको गुलाबी रंग प्रदान करेगा। यानी कि आधिक्य यानी डिफेक्ट के बाद LiCl का क्रिस्टल कैसा हो जाएगा, गुलाबी रंग का। एग्जाम में आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि LiCl का क्रिस्टल जो होता है वो इस डिफेक्ट होने के बाद गुलाबी रंग का क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें लिथियम का आधिक्य हो जाएगा। आपको ये रीजन समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट है धनायन के अंतराकाशी स्थलों में उपस्थिति के कारण धातु आधिक्य दोष। अब यहाँ होता है क्या है कि अगर आप जिंक ऑक्साइड का जो क्रिस्टल है इसको अगर आप गर्म करो, ठीक है, तो इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, और अंतराकाशी स्थलों में क्या हो जाता है, जिंक 2 पॉजिटिव, जो ऑक्सीजन बाहर निकलेगी तो जिंक 2 पॉजिटिव जो होंगे उनके नंबर बढ़ जाएंगे, यानी कि धनायन बढ़ जाएंगे, और ये बढ़े हुए धनायन जो होंगे वो अंतराकाशी स्थलों में आ जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए वो भी क्या होंगे, उसके पास वाले अंतराकाशी स्थलों में आ जाएंगे, और इस तरह से क्रिस्टल में वैद्युत उदासीनता बनी रहती है। तो यहाँ पर अगर आप बात करें डिफेक्ट से पहले ZNO जो होता है वो सफेद रंग का होता है, लेकिन जैसे ही आप इसको हीट करते हैं इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है और धनायनों की संख्या बढ़ जाती है, और ये धनायन अंतराकाशी स्थलों में चले जाते हैं। इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। डायग्राम इसका बनाएंगे हम। यहाँ देखिए, इसको आप सिंबॉलिक भी लिख सकते हैं, और एक्चुअल में Zn2 पॉजिटिव और O-2, Zn2 पॉजिटिव, O-2, यहाँ O-2, Zn2 पॉजिटिव, O-2, Zn2 पॉजिटिव, यहाँ हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव, O-2, Zn2 पॉजिटिव, O-2। ZNO का जो क्रिस्टल है उसको आप जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, और अतिरिक्त Zn2 पॉजिटिव जो होंगे वो कहाँ जाएंगे, अंतराकाशी स्थलों में, और पास वाले अंतराकाशी जो स्थल है उसमें क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। ये देखिए अंतराकाशी स्थलों में अतिरिक्त धनायन और पास में इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि वैद्युत उदासीनता बनी रहती है चाहे क्रिस्टल में कितने भी दोष आ जाए, तो यहाँ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है, मेंटेन रहती है। इस तरह से आप अंतराकाशी स्थलों में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण धातु आधिक्य दोष को है डायग्राम से समझा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका धातु न्यूनता दोष। तो धातु न्यूनता दोष भी अगेन 2 टाइप का होता है, धनायन रिक्तिका के कारण और ऋणायन के अंतराकाशी स्थलों में उपस्थिति के कारण। देखो धातु की कमी होगी तो धनायन अपनी जगह छोड़कर जाएगा, तभी तो धातु की क्या होगी, कमी होगी, और ऋणायन अंतराकाशी स्थलों में आ जाएंगे, यानी कि जब ऋणायन बढ़ेंगे तो धनायन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। धनायन रिक्तिका जो होती है उसमें क्या होगा,
यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे फेरस सल्फाइड, फेरस ऑक्साइड और निकिल ऑक्साइड। यानी कि धनायन रिक्तिका जो होगी, ये वाला दोष जो है वो धातु प्रदर्शित करेंगे जो परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जिनकी संयोजकता बदलती है। जैसे कि अगर आप Fe की बात करें तो Fe+2 संयोजकता भी प्रदर्शित करता है और +3 भी करता है। अगर हम कॉपर की बात करें तो वो +1 भी करता है और +2 भी। तो इस तरह से जो परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं वो ये वाली दोष प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होगा देखो कि एक धनायन जो होगा वो अपना स्थान छोड़कर अगर चला जाएगा तो पास वाले जो दूसरे धनायन हैं उन पर चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है, जिससे विद्युत उदासीनता बनी रहेगी। देखो इसको हम फेरस सल्फाइड के एग्जांपल से समझेंगे कि सपोज फेरस सल्फाइड का क्रिस्टल है, ठीक है, इस तरह से यहाँ मैं लिखूंगी Fe+2 और S-2, सल्फाइड पे -2 चार्ज होता है। Fe+2 S-2 S-2 Fe+2 S-2 Fe+2 Fe+2 S-2 Fe+2 S-2। तो इस तरह से ये फेरस सल्फाइड का क्रिस्टल है। अब देखो इसको अगर समझना है आपको डायग्रामेटिकली, आप सारी चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो क्या होगा कि 3 फेरस के क्या हैं, आयन हैं। अब ये जो फेरस के आयन है, अगर इसमें से एक फेरस का आयन जो है वो बाहर चला जाए, ठीक है, एक फेरस का आयन जो है वो बाहर चला गया तो फेरस पर कितना चार्ज थे, +2। इसका मतलब कि उसके पास वाले दो जो फेरस आयन होंगे वो +2 से क्या हो जाएंगे, +3, यानी कि वो फेरस से किस में बदल जाएंगे, फेरिक में। तो ये जो +2 चार्ज की कमी हुई थी ये इन दोनों ने क्या कर दी, पूरी कर दी, ठीक है। यानी कि जब 3 फेरस आयन में से एक फेरस आयन अपना स्थान छोड़ के चला जाएगा तो दूसरे 2 फेरस आयन जो है वो किस में बदल जाएंगे, फेरिक में। इससे विद्युत उदासीनता भी बनी रहेगी और यहाँ पर रिक्तिका दोष जो है वो उत्पन्न हो जाएगा। तो इस धनायन रिक्तिका की संख्या उतनी होगी जितनी की आपने उसकी आधी होगी, जितने की फेरस जो है वो फेरिक में बदले हैं। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही ये रिक्तिका बनती है उस वजह से क्रिस्टल जो होता है उसमें धात्विक चमक आ जाती है। क्यों आती है, क्योंकि क्रिस्टल जो है अब उसमें फेरस आयन भी है और फेरिक आयन भी है। अब ये जो फेरस और फेरिक आयन है क्रिस्टल में, इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज होता रहता है। कंटिन्यूसली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज। यानी कि ये देखो, ये अगर एक इसको इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो ये Fe+3 में बदल जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, Fe+2 में। तो उस वजह से क्रिस्टल में एक चमक आ जाती है, धात्विक चमक आ जाती है और उस वजह से फेरस सल्फाइड जो होता है वो सोने की तरह चमकने लगता है और इसीलिए इसको मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, यानी कि फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऋणायन रिक्तिका के अंतराकाशी स्थलों में उपस्थिति के कारण। ऋणायन जो होगा वो अंतराकाशी स्थलों में आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, सपोज क्रिस्टल है आपका तो उसके अंतराकाशी स्थलों में क्या आ जाएगा, ऋणायन आ जाएगा। तो उस वजह से पास वाले धनायन जो है उस पर एक आवेश बढ़ जाएगा ताकि विद्युत उदासीनता बनी रहे। लेकिन ये जो दोष होता है ये बहुत कम पाया जाता है क्योंकि ऋणायन का आकार बड़ा होता है और अंतराकाशी जो स्थल होते हैं उनका आकार छोटा होता है, तो ऋणायन उसमें आ नहीं पाता है। तो इस तरह के दोष जो होते हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका अशुद्धि दोष, यानी कि एक स्टाइकियोमेट्रिक पॉइंट इफेक्ट 3 तरह का था, स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक और अशुद्धि दोष। कभी कभी क्या होता है, क्रिस्टल बनते वक्त ओरिजिनल जो धनायन होते हैं उसके अलावा कोई दूसरे धनायन भी उसमें आ जाते हैं, तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है, अशुद्धि दोष। सपोज कि हम सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बन रहा है और उसमें SrCl2 आपने अशुद्धि के फॉर्म में डाल दिया, तो जब सोडियम क्लोराइड और SrCl2 अशुद्धि के रूप में हो उसमें, तो क्रिस्टलन होते वक्त कुछ सोडियम पॉजिटिव आयन की जगह जो है ना Sr+2 आ जाएंगे। तो उस वजह से जो दोष उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, अशुद्धि दोष। इसको भी हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। यहाँ देखो
सपोज कि ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल था, तो यहाँ पर ओरिजिनली क्या होने चाहिए, सोडियम और क्लोराइड आयन। अब सपोज कि क्रिस्टलन करते वक्त एक सोडियम की जगह पर क्या आ गया, Sr+2 आ गया, ठीक है। तो ये एक सोडियम की जगह नहीं आएगा, बल्कि इसके लिए क्या गायब होंगे, 2 सोडियम गायब होंगे, क्योंकि एक सोडियम पर +1 चार्ज होता है, एक सोडियम पर क्या चार्ज होता है, +1। अगर क्रिस्टल जालक में +2 स्ट्रोंशियम आया है जिस पर +2 चार्ज होता है, तो ये +2 चार्ज के लिए 2 सोडियम को हटना पड़ेगा, Na+1 Na+1 क्या हो जाएगा, +2। तो जब क्रिस्टल जालक में से 2 सोडियम गायब होंगे, तो उनमें से एक स्थान पर क्या आ जाएगा, Sr+2, और एक क्या बन जाएगी, रिक्तिका। इसको हम कहेंगे धनायन रिक्तिका, क्योंकि धनायन गायब हुआ है यहाँ से। तो इन धनायन रिक्तिकाओं की संख्या क्रिस्टल जालक में उतनी ही होगी जितने की Sr+2 उपस्थित होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, अशुद्धि दोष, ठीक है। यहाँ पर आपको ये समझना है कि इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि कैडमियम क्लोराइड CdCl2 व AgCl का ठोस विलयन अगर आप बनाएंगे और क्रिस्टलन करेंगे, तो इसमें भी अशुद्धि दोष उत्पन्न होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको चार्ज समझना है कि अगर एक Sr+2 आता है, तो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए 2 Na पॉजिटिव बाहर जाएंगे, ठीक है। तो एक जगह तो Sr+2 आ गया और एक जगह क्या बन जाएगी, धनायन रिक्तिका, ठीक है। इस तरह से आप डायग्रामेटिकली जो है वो समझा सकते हैं अशुद्धि दोष को।